क्या गारंटी? इसलिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं ऐसा मानता नहीं कि आप यहाँ जो बैठे हुए सुन रहे हैं वो ऐसा करते, लेकिन चूंकि मेरा वीडियो सब तक जाता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिन डूबने के बाद मौज मस्ती के मूड में कितने कर्मचारी होते हैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 70% हो गए यहाँ और 500 रुपया उड़ा के आ जाते हैं। 70% नहीं कह रहा हूँ, मेरे भाई कह रहे ज्यादा। 70। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। यदि आपको इतना ही मजा मारना है तो आप अपने माँ बाप की वजह से हो, उस शहर में बैठे हो, बंगले में बैठे हो, कार में घूम रहे हो, आपके माँ बाप की बदौलत हो, आपके दादा दादी की बदौलत हो, आपके सास ससुर की बदौलत हो, आपके दादी और ममाई की बदौलत हो। बिल्कुल उनके लिए वो जो चाहते थे उसके अनुरूप क्या आपने खेत खलियान बनाए, कुएं बनाए? कितने लोगों ने खेत खलियान कुएं बनाए? ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये सवाल किया जाना चाहिए। बाकी मैं बना दिया है पर बोर की तो पूरे खर्च सदुपयोग अच्छी खेती बाड़ी विकसित करने में, अच्छे खेत खलियान बनाने में, अच्छे कुएं बनाने में मैं खर्च करना चाहिए। इससे न केवल हमारे परिवार को ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, आने वाली संतति को ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, कई जीवों को लाभ पहुंचता है, क्योंकि अनाज केवल एक दो जीव नहीं खाते, कई जीव खा जाते हैं, उनको भी, और आंखों को कितना सुकून मिलेगा। आजकल आप कांटोल के आसपास घूम करके देखिए, इतना खुशी का एहसास होता है, चारों तरफ मक्का ही मक्का है, और आदिवासियों को ऐसी जगह स्वर्ग जैसी लगती है। हाँ, भक्तों को मरने के बाद वाला स्वर्ग ज्यादा पसंद है, ये अलग बात है। मेरे को तो जिंदा काला माता ना मानवी इस मारत भगवान है, और हमारे खेत खलियान है, हमारे पहाड़ है, यही हमारे लिए स्वर्ग है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, अभी बात चल रही थी कि कई लोग डोनेशन देते हैं, ऐसे काम के लिए डोनेशन देते हैं जिसका हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैंने ये बात रखी। और कई भाई शाम के टाइम में कम से कम 500 रुपए ऐसे उड़ा देते हैं, इसलिए मैंने बात रखी। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन को किस रूप में विकसित कर रहे हैं हम लोग? आदिवासी परिवार के माइंड के रूप में विकसित कर रहे हैं। इज इट राइट? आप सब जानते हैं, आदिवासी परिवार के माइंड के रूप में ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, निरंतर जारी है। यदि माइंड अच्छा होगा, यदि माइंड अच्छा होगा तो सब चीजें अच्छी होगी। माइंड सही होगा, निर्णय सही होगा, और निर्णय सही होगा, व्यवस्था सही होगी, और व्यवस्था सही होगी, हर काम सही होते चले जाएंगे। और आदिवासी परिवार ने जो व्यवस्था कायम किया है, उस व्यवस्था का तोड़ किसी के पास नहीं है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा है। जितना ज्यादा विरोध होता है उतनी ज्यादा हमको सफलता मिलती है, ये बात आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप आदिवासी परिवार के माइंड में है, यदि आपको निर्णय करने का पावर दिया है, तो आप लोगों को निष्पक्ष न्याय करना सीखना होगा। और निष्पक्ष न्याय करना इतना आसान नहीं होता।
निष्पक्ष न्याय करने के लिए आप लोगों को भी बगैर पक्षपाती होना चाहिए, बगैर पक्षपाती। और यदि आप बगैर पक्षपाती होते और आपका लक्ष्य अपने समाज को आगे बढ़ाना है, कई लोग कहते हैं कि हमें सभी समाजों के लिए काम करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा हाशिए पर कौन सा समाज है? आदिवासी समाज। 8वीं में किताब है, सामाजिक में पाठ है, हास्यकरण की समझ, वो आदिवासी के लिए पाठ है। कई लोग तो इस पाठ को आज तक पढ़े ही नहीं, वो टीचर के अलावा दूसरे लोग जानते ही नहीं। उसमें जो बातें लिखी है समाज के सामने हम रखें। और दूसरी बात, हम सबसे ज्यादा हाशिए पर है, नंबर 1। और दूसरा, हर एक दूसरा समाज जब आदिवासी की बात आती है तब वो थोड़ा सा भेदभावी हो जाता है। Am I right? जब आदिवासी की बात आती है तब हर एक दूसरा समाज थोड़ा सा भेदभावी हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हम लोग इंडिजिनस पीपल हैं। इंडिजिनस यानी हमारे पूर्वज लाखों पीढ़ियों पहले यही पैदा हुए, इसी मिट्टी के हैं हम। जिस तरीके से महुआ यहाँ पैदा होता है, सागवान यहाँ पैदा होता है, इस तरीके के जो यहाँ इंडिजिनस प्लांट्स हैं, इंडिजिनस ट्रीज हैं, इस तरीके से इंसानों में हम लोग यहाँ इंडिजिनस हैं। और अगली बड़ी बात है कि हमारे पूर्वज थोड़ा समय पहले, 500 साल पहले हमारे पूर्वज राजा थे। 1530 तक तो बांसवाड़ा में हमारा राजा था। उस समय मुगल लोग आए थे। जब मुगल लोग भारत में आ चुके थे तब बांसवाड़ा में हमारा भील राजा था, और कुशलगढ़ का राजा तो और बात तक था। जब हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे तब ये समतल जमीन किसके पास थी? किसके पास थी? हमारे पास। और आज हमारे पास क्या है? पहाड़ और जंगल। और अभी खनन के नाम पर, वन के नाम पर हमारे समाज से पहाड़ भी छीने जा रहे हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने के बावजूद, संविधान होने के बावजूद, 5वीं अनुसूची होने के बावजूद आदिवासियों को तो जंगल से बाहर किया जाता है और उद्योगपतियों को जंगल अलॉट किए जा रहे हैं। हसदेव का उदाहरण, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ही हसदेव है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर ही केवड़िया है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ही सातपुड़ा है, जहां 7 डैम बना रहे हैं, पहाड़ों के नीचे टनल बना रहे हैं, सारा पहाड़ डुबो देंगे। और वो माउंट आबू से भी बेहतरीन सुंदर इलाका है, वहां बेहतरीन क्लास के आम पैदा होते हैं जिसका आमचूर दूसरे देशों में जाता है। और केवड़िया में तो हमारा आदिवासियों का पूजा स्थल था, उसको हटा करके सरदार पटेल का स्टैचू खड़ा कर दिया। और इतना बड़ा जंगल हसदेव का, आपका यूं ऊंचा देखोगे तो आपका टोपी गिर जाएगा, इतना ऊंचे पहाड़, पहाड़ से जंगल ऊंचे ऊंचे। आप इसका पत्ती काटने से एक बार सोच विचार करेंगे, वो रातों रात गिरा दी। और वो भी कब? चुनाव हुआ, अभी सरकार बनी नहीं, और न जाने बैकडेट में या फिर क्या ऑर्डर निकाले और सरकार बनने से पहले रातों रात काट डाले पुलिस लगा कर। क्या हो रहा है? ये जो परिस्थितियां दूसरे इलाकों में हो रही है, ये आने वाले समय में हमारे इलाके में होने वाली है। और आप लोगों को मालूम ही होगा, गोल्ड माइन का नीलामी हो रहा है जगपुरा में, भूखिया में। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आने वाले समय में क्या होगा? ये पालना और ये आपका तरतरी माता के आसपास एरिया में देख लीजिए जो माइनिंग चल रही है मार्बल की, वहां का एरिया किस तरीके लोगों ने बना दिया।
सुंदर इलाका एक किस तरीके से उन लोगों ने उजाड़ सा बना दिया है, मार्बल स्लरी के पहाड़ खड़े कर दिए। क्या होगा आने वाले समय में? इसलिए मेरे भाइयों, हमें हर तरीके की बातें जो हमारे दिमाग से या हमारी सोच से विरोधाभासी लगती है, या हमारा कहने का मतलब किसी तरीके का विरोध भी है, नाराजगी भी है, तो भी हमें आदिवासी परिवार और ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन को निस्वार्थ भाव से हमें आगे आकर के काम करना होगा, बगैर किसी स्वार्थ के। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बगैर स्वार्थ के समाज के लिए काम करेंगे। रही बात नौकरी की, नौकरी जाने वाली नहीं, ट्रांसफर भी अब ज्यादा होने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है, सरकार को जितने ज्यादा ट्रांसफर करेंगे ये लोग उतने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, पता उनको। और आज की तारीख में तो ऑन रिकॉर्डेड 10.5 लाख लोग आपके साथ में, ऑन रिकॉर्डेड। ये लोकतंत्र में सरकारें इसको देखती है, इनके फॉलोअर कितने सब पता उनको, और हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं वो भी इनको पता है। लेकिन पेट उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके साथ भी पेट जुड़ा हुआ है, और वो लोग श्रम नहीं करने वाले लोग हैं, और हम लोग श्रम करने वाले लोग हैं। और श्रम नहीं करने वाले लोग हैं, वो श्रम करने वाले लोगों पर निर्भर होते हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी। जिस तरीके से मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उस तरीके से श्रम करने वाले लोगों के बगैर श्रम नहीं करने वाले लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने, कि हम खेतों के बगैर नहीं रह सकते, हम जंगल के बगैर नहीं रह सकते, हम पहाड़ के बगैर नहीं रह सकते। वैसे वो लोग दुकानें के बगैर नहीं रह सकते, वे लोग उद्योग धंधों के बगैर नहीं रह सकते, और कई ऐसे लोग हैं जो मंदिरों के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रोजगार का मामला है। घर मंदिर बना दियो। हम क्यों मरे जा रहे हैं? हम क्यों मरे जा रहे हैं? अरे भैया, गारंटी है, और यदि किसी को गिला शिकवा शक है इस बात में कि हम मरने के बाद वापस नहीं आने वाले हैं, तो चर्चा मेरे से एक बार कर लो ना, क्या दिक्कत है? इतना कंफ्यूज रहने की क्या जरूरत है? नहीं आएंगे। किसी को अभी विश्वास है क्या मरने के बाद वापस आएंगे? और किसी को विश्वास है कि स्वर्ग में जाएंगे? नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, और नरक में भी नहीं जाएंगे। न स्वर्ग में जाएंगे, न नरक में जाएंगे, न मरने के बाद वापस आने वाले हैं। लेकिन हमारा पुनर्जन्म हमारे बच्चों के रूप में हो चुका है, वो तो वही है। और यदि आप जाओगे तो खड्डे में जाओगे, इसकी पूरी गारंटी तय है, बराबर। और खड्डे में नहीं जाओगे तो बेड़ेश्वर जरूर जाओगे, और बेड़ेश्वर में जाने के बाद अरब सागर में जाना ही है, वही लास्ट ठिकाना है, क्योंकि माही नदी अरब सागर में जाती है, ये सच है। तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो 80 साल के हो गए, वो भी पेड़ रोकते थे। उनको मालूम था ये मेरी जिंदगी में ये पेड़ फल नहीं देगा, वो भी रोकते थे। वो खेतों के अंदर पत्थर मिलते थे, बारिश आने से पहले अपनी पहाड़ियों में पत्थर डाल करके वो आपका मजबूत करते थे पहाड़ों को। उनको मालूम था वो एक रोटी के धनी थे, इसके बावजूद भी काम करते थे। तो हमको भी आने वाली संतति के लिए काम करना होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे, आप सबके नाम का इतिहास होगा, ये बात ध्यान रखें। और अभी यहाँ जो इतिहास रचा जा रहा है,
हम हर एक कार्यक्रम का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, उसमें हस्ताक्षर करते हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर घूम रहा है कहीं, इसका हस्ताक्षर किए बगैर मत जाना। कम से कम मेरे पास 20 से 25 रजिस्टर हैं आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए, कई सारे कार्यक्रमों का। अभी हमारे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का अलग से रजिस्टर है, हम रास्ते में आज आते समय भूल गए, क्योंकि मैं 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परसों तो मैंने सारा दिन खाना ही नहीं खाया, कल सिंगल टाइम खाना खाया और आज एक ही रोटी खाई है, क्योंकि मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे अभी ठीक भी हो रहा है, लेकिन लगातार बोलता हूं तो समस्या क्रिएट हो जाता है। तो 2 दिन लगातार बोलने की वजह से मैं बीमार हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं उनका थोड़ा सा आप मंथन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी बहन ने भी बोला था कि हमारे अपने परिवार के बीच में ये बातें हम दें। कैलेंडर के अंदर जो इतिहास लिखा हुआ है उसको आप मंथन करिए। ये सारा इतिहास नहीं है, पॉइंट है, और वो कितना महत्वपूर्ण है और हमको कोई आदमी नहीं जोड़ सकता। आपको भी लगता है कि भंवरलाल जी सबको जोड़ देंगे तो लोग मेरे विरोधी भी हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो एक व्यक्ति सभी लोगों को नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक इतिहास सबको जोड़ सकता है। ये बड़ी बात है। और आज जो हमारा विरोध करते हैं उनके बच्चे हमारे साथ हैं। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो लोग हमको देखना पसंद नहीं करते, हमारे विरोध में काम करते हैं, उनके बच्चे हमारे साथ काम करते हैं। ये कितना बदलाव है। जल्दी बदलाव। जिन बच्चों को उन्होंने पैदा किया वो हमारे साथ आता, क्योंकि बच्चों को समझ में आ गया। और उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? उनका रोजी रोटी उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ। इसलिए आप लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूं मैं कि हमारी जो गुरु परंपरा है, चूंकि हम शिक्षक साथी ज्यादा है, ये गुरु परंपरा कितने साल पुरानी है? कई लोग हमको ये बताते रहते हैं कि हमारे देश में ऋषि मुनि थे और कई गुरुकुल हुआ करते थे, कई आश्रम हुआ करते थे। कितने गुरुकुल का नाम पता आपको? बहुत बड़ी बात, आप लोगों को सवाल करना चाहिए कहीं भी हम ट्रेनिंग में जाए। कितने गुरुकुल की बात जानते हैं हम? मुश्किल से 10, मुश्किल से 10। और खंगाल करके देख लो। एक तो बड़ी समस्या यह है कि हमने वो किताबें पढ़ी नहीं। यदि पढ़ते हैं तो उसमें बहुत गंभीर बातें लिखी हैं, गंभीर बातें। और यदि आपको पढ़ना ही नहीं है, रात को बिस्तर के अंदर सोना है, सोते सोते सुनना है, तो साइंस जर्नी नाम का चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप पढ़िए, सुनिए, तो एक आप पढ़ लोगे। लेकिन वो बखान करते रहते हैं। क्या बखान करते रहते हैं? हमारे इतने गुरुकुल थे, इतने शिष्य थे, ऐसा था। लेकिन किसी की एक ईंट मिली क्या? एक ईंट मिली किसी गुरुकुल की? सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें मिली, नगर मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें मिली, नगर मिले, नालियां मिली, रोड मिले, स्नानागार मिले, अन्नागार मिले, ये मालाएं पहनने के मणके मिले, अनाज रखने की कोठियां मिली, सब कुछ मिला। वहां लिपि मिली, लिखावट।
आज तक पढ़ी नहीं गई, आज तक पढ़ी नहीं गई। तो ये जितनी किताबें लिखी हुई इसके बाद की होगी ना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई, तो जो लिखी हुई बात है इसके बाद की होगी। ये उनके समझने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आपके समझने के लिए। एक सवाल और वो लोग बताते हैं ये चीजें लिखी है, ये कितना साल पुरानी है, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हजारों साल पर कितने हजारों साल? 5000 साल। ठीक है, यदि ये बात मान लें कि 5000 साल पहले है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? 3.5 से 4.5 साल। खारिज हो गया दावा। सिंधु घाटी सभ्यता 2700 BC से है। 2700 BC में 2024 जोड़ दो, 4700 साल। 4700 साल पहले की लिपि पढ़ी नहीं गई, तो ये कितना बड़ा घपड़ा है? और कई लोग सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ोगे, अरब 96 लाख साल पहले वेद लिखे लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में, 1 अरब 96 लाख। इस धरती पर इंसान कब, होमोसेपियंस कब बना? देखिए सवाल है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। होमोसेपियंस ना तो 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले होमोस मिले। दूसरा 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस के प्रमाण मिले पुरातात्विक। तो वो कितना बड़ा फ्रॉड बात है, कितनी बड़ी फ्रॉड बात है। 1 अरब 96 करोड़ या लाख, ऐसा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। 1 अरब 96 करोड़ से ऐसा ठोक मारा, और उसी आदमी को हमारे गोविंद गुरु का गुरु बता दिया। कितनी बड़ी बात उन लोगों ने ठोक मारी। तो होमोसेपियंस है, वह 3 लाख साल से ज्यादा का पुरावशेष नहीं मिला। ये बात हमको जानकारी होनी चाहिए। और तो और आपका 10,500 साल पहले, 11,000 मान लो, 11,000 साल पहले तो इस धरती पर हिमयुग था। हिमयुग का मतलब समझते हो? पूरा बर्फ था इस धरती पर, हिमयुग था, बर्फ था। जब बर्फ था तो इतनी सभ्यता कहां थी भाई? इतने इंसान कहां थे? ये सवाल करना होगा। इसका मतलब ये जितनी सभ्यता हम देख रहे हैं 10,000 साल से पुरानी नहीं है, 10,000 साल से पुरानी नहीं है। अरे सबसे पहले जानवर पालने का प्रमाण मिला, खेती बाड़ी करने का प्रमाण मिला। सबसे पुराना वो तो 7,000 BC का है, यानी 9,000 साल पहले मेहरगढ़ में। उससे पुराना कोई अवशेष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं आपका 10,000 साल से ज्यादा पुरानी कोई सभ्यता नहीं है मानव इतिहास की। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। और तो और देश आजाद होने से पहले टाइम में जनसंख्या कितनी थी? 30 से 34, 35 करोड़। आज कितनी, कितना गुना होगी? 140 के आसपास, 100 करोड़ बढ़ गए, 100 करोड़। और दूसरी बात, देश आजाद होने के टाइम में उम्र कितनी थी? औसतन उम्र कितनी थी?
ये तो देश आजाद होने के बाद की बात है 100 वाली। जब हमारा समाज एक जगह ठहरता नहीं था, इधर से उधर भागना पड़ता था, है ना। ये भी समझना है कि हमारा समाज एक जगह ठहरा कब, ये भी इतिहास थोड़ा आने वाले समय में बताएंगे। एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़ता था आदिवासियों को, इधर से उधर जंगल में। उस टाइम हमारे समाज के लोगों पर आक्रमण भी होते थे। जब आज हमारे गांव पर आक्रमण हो जाए, माना कि लौट लेके कोई आ जाए ठोकने के लिए, तो कितने भाग पाएंगे? सोचो, 5%। बाकी या तो गुलाम बन जाएंगे या मारे जाएंगे या हाथ पैर तोड़े जाएंगे। तो कितना बड़ा नरसंहार हुआ होगा, ये भी सोच सकते हो। कितना बड़ा कन्वर्जन हुआ होगा दूसरे समाजों में, दूसरे धर्मों में। ये बात आप समझ सकते हो। औसतन उम्र 40 से 50 थी, औसतन उम्र, इससे ज्यादा नहीं थी। और फिर हॉस्पिटल कहां थे? कोई भी बीमारी हुई सीधे, कोई इलाज नहीं था, कोई इलाज नहीं। और सबको काल पर जो तारे थे, मौका न सोड़ा ने जानवर न हटकर जो चूरो बनाई बनाई ने बाप दादा जीवता रहते आप कई इन अकालों में कितने मरे होंगे? डूंगरपुर का इतिहास पढ़ो, इस अकाल के टाइम में कितने % लोग मर गए, उनमें आदिवासी कितने होंगे? हमें अकालों का इतिहास भी जानना होगा। आज जो लोग समतल जमीन पर बैठे हुए हैं, उनका इतिहास भी जानना होगा। हम पहाड़ में कैसे आए, जंगल में कैसे आए, वो इतिहास भी जानना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का भूत जिन लोगों पर चढ़ा हुआ है, आपकी आने वाली पीढ़ी खतरे में है, आपका समाज खतरे में है। एक और बात, गुरु परंपरा की बात चल रही थी, तो हमारे गुरु जी कौन थे? संत गोविंद गुरु महाराज। उनसे पहले गुरु कौन हुए? संत सुरमाल महाराज। उनसे पहले गुरु कौन हुए? संत मागजी महाराज। उससे पहले गुरु कौन हुए? कबीरदास जी, रविदास जी, ठीक है। उससे पहले रामापीर, उससे पहले सूफी संत। सूफी संत यूं कह दिया तो आपके मन में कुछ अलग सा भाव भी आ सकता है। आज ये जो भजनावली है, भजन और भजनों में जो नाचने का आइडिया है, वो कहां से आया है? कहां से आया है? इसलिए हमारे छाणी मंगरी पर एक धूणी दरिया पीर की भी है। और एक उदाहरण दूं, कोट में आदिवासी क्यों जा रहे मजार पर? ये मालपुर में क्यों जा रहे हैं? और अजमेर के जो खादी में वो कौन है, उनका इतिहास देखिए। और खानदेश के अंदर भी तो ऑलरेडी मुसलमान है आज भी, वो पायल तड़वी मुसलमान ही थी। सूफी संतों से पहले नवनाथ 84 सिद्ध गुरु परंपरा है, नवनाथ 84 सिद्ध। उनसे पहले भी परंपरा थी। और उस परंपरा में एक पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण। ये मेरा फोन था ना, बहुत बड़ी, क्योंकि इसका आजकल बहुत सारा गलत व्याख्या हो रहा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। आज हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो बीमार ने अपने बोली भूख गई, बीमार થઈ જાય ને બોલી ભૂખ ગઈ माधो पर माधो फिर बीतू कहवाय।
કામ નહીં કરે એને માથું છે હે सही काम नहीं करी હોવાળું આ હોવાળો એ હોવાળું માથું કેમ મારતે એમ પૂછવું કે બીમાર થઈ જાય એને સ્પેસિફિક એક જ શબ્દ મે એવો ભાલો रोगी હે કાળેજી થઈ ગયું એમ કાળાયું है ना तो हम पढ़े लिखे लोग कितने अज्ञानी हैं ये सिद्ध हो गया कितना डिस्कनेक्ट हो गए सही बात सही बात है अब सिमलवाड़ा को हमारे बाप दादे और हम क्या बोलते हैं हेमरवाड़ा उन लोगों ने क्या बना दिया सिमलवाड़ा हम ह बोलते थे उन्होंने स कर दिया सागवाड़ा को हम क्या बोलते हैं भगवाड़ो ऊ है फिर ध्यान रखना पीछे हिमरवाड़ो ऊ भगवाड़ो ऊ और यहाँ क्या कर दिया भगवाड़ो थकी सागवाड़ा हाबड़ू साबला बराबर हड़ूबर सलूबर ह और स ये बात भी समझिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है अब सवाल पैदा होता है कि हिंदी भाषा के अंदर हम मैच क्यों नहीं करते जब हिंदी भाषा में हमारे शब्द मैच नहीं करते तो संस्कृत भाषा में भी मैच नहीं करेंगे बकरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं बोल हैं? अच्छा जान और हमारी बोली में बकरी को क्या बोलते हैं बाकरो उकड़ी उकड़ी तो बकरी है को बकरी है को लागे एक और शब्द है साड़ी ये न हिंदी मैच था न संस्कृत में मैच था हैं? और भेड़ होती है भेड़ गेटू उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं संस्कृत में भेड़ को क्या बोलते हैं ऋषभ मेष मेष का क्या घेतला नहीं कहीं शायद अभी बोलते हैं अभी और आपने बोली वो बोली घेटलो ऊ एणाय में बाकरो रोकड़ो है ना वो मैच नहीं करता हिंदी भाषा के अंदर भाषा के भी शब्द है फारसी भाषा के भी शब्द है अरबी भाषा के भी शब्द है संस्कृत भाषा के भी शब्द और प्राकृत भाषा के भी शब्द है अब सवाल पैदा होता है प्राकृत भाषा होती क्या है तो आदिवासियों की बोली के अंदर जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हमारे देश में बहुत सारी शिलालेख मिली प्राकृत भाषा में हमारे देश में विश्वविद्यालय हुआ करते थे अभी तक 70 के आसपास विश्वविद्यालय मिले उनके पुरातात्विक अवशेष मिले और आप सब जानते हो आज से 2500 साल पहले तक्षशिला का भी विश्वविद्यालय था तक्षशिला का 2500 साल पहले और नालंदा विश्वविद्यालय तो हमारे देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद में उसको चलाया 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी चलती रही 6 मंजिला लाइब्रेरी थी उसके अंदर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे 10,000 और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे क्या हमारे देश में एक भी स्कूल ऐसी है एक भी विश्वविद्यालय ऐसा है दुनिया के दूसरे देशों से लोग केवल ज्ञान के लिए आते थे आपको इतिहास पढ़ाया कि हमारे देश को लूटने के लिए लोग आए अंग्रेज लूट के ले गए कई सारे इस्लामिक आपका
आक्रमणकारी थे वो भी लूट करके लेके गए। लेकिन हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आते थे और यहाँ की किताबें लेके बाहर जाते थे, ज्ञान लेके बाहर जाते थे, ये इतिहास नहीं पढ़ा। और वो विश्वविद्यालय, वो इतिहास, वो किताबें प्राकृत भाषा की थी और वो प्राकृत भाषा आज हमारी बोली के अंदर जिंदा है। इसलिए भारत देश के अंदर आदिवासियों की बोली को सबसे ज्यादा खतरे में आज इन लोगों ने डाला है। नेपाली भाषा हमारे देश की है क्या? वो 8वीं अनुसूची में। सिंधी भाषा हमारे देश की है क्या? वो 8वीं अनुसूची में। और भीली हमारे देश का इंडिजिनस स्पीच है। गोंडी भाषा हमारे देश की इंडिजिनस स्पीच है। उसको आज भी 8वीं अनुसूची में नहीं बनाया, 8वीं अनुसूची में नहीं डाला, उसका कोई डिक्शनरी नहीं बना। जबकि एक अंग्रेज ने 1895-96 में डिक्शनरी बनाया था, लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने उसको भी भुला दिया। तो हमारा काम कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हैं मेरे भाई, कितना बड़ा हमारा मिशन है, इसको आप लोग समझेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। गोविंद गुरु महाराज वाला ने जय सीताराम बोला हो तो बोल।